हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज। देखो, पिछले 3-4 वीडियो में हम रेगुलर एटम की बातें कर रहे हैं, परमाणु के बारे में, और काफ़ी सारा निचोड़ हमने इसका निकाला भी एटम का। तो आज का जो स्पेशल टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है परमाणु की त्रिज्या। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, आप सोचो जो चीज़ हमें नज़र नहीं आती, the very smallest particle in the world for making everything space and everything thing of this its matter। तो आप सोचो एक ऐसी चीज, परमाणु एक ऐसी चीज है जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने उसकी क्या चेक कर ली, रेडियस निकाल ली, उसका वेट चेक कर लिया। तो परमाणु की त्रिज्या, जो कण हमें नजर नहीं आ रहा उसकी भी रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, तो समझना, पूरा वीडियो देखने से पता लगेगा। देखो, परमाणु की त्रिज्या, मान लो ये परमाणु है, ठीक है, तो परमाणु एक सर्कल की तरह हो गया, और ये जो बीच का जो पॉइंट है, ये यहां से लेकर ये वाली डिस्टेंस, ये क्या है, इसकी रेडियस। तो परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁹ नैनोमीटर, 10⁹ नैनोमीटर। और ये हम देख किस में रहे, नैनोमीटर। और नैनोमीटर क्या है? लंबाई की सबसे छोटी यूनिट, लेंथ की सबसे छोटी यूनिट। अगर हम लंबाई की सबसे बड़ी या सबसे बड़े मात्रक की बात करें तो वो तो किलोमीटर है। फिर आप जैसे जैसे इसको डिवाइड करते चलोगे, इसको टुकड़ों में तोड़ते चलोगे, तो परमाणु की त्रिज्या किस में निकल कर आएगी? नैनोमीटर में। अभी नैनोमीटर क्या है इसको मैं समझा देता हूं पूरा। देखो, स्टार्टिंग से उठाते हैं, तो अब बताओ 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। अब यहां से क्या करना है? मीटर उठाना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यहाँ से क्या उठाना है? सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, यहाँ से क्या उठाना है? मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में 10⁻³ माइक्रोमीटर। 1 मिलीमीटर में 10⁻³ माइक्रोमीटर। यहाँ से माइक्रोमीटर उठाओ, 1 माइक्रोमीटर 10⁻³ नैनोमीटर, 10⁻³ नैनोमीटर। अब नैनोमीटर से भी छोटी यूनिट है। 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। 1 नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम? 10 एंगस्ट्रॉम। हालांकि एंगस्ट्रॉम से भी स्मॉलेस्ट यूनिट निकल सकती है लेंथ की, जैसे पिकोमीटर है, वो काफ़ी स्मॉलेस्ट हो जाएगी, लेकिन उतना हमें जाना नहीं है। हमें कहाँ तक आना है? नैनोमीटर में। अब एक क्वेश्चन ये भी कि बताओ, लेंथ जो लंबाई है उसका ऐसा यूनिट क्या होती है? लंबाई का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? फिर आप कहोगे लंबाई का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है मीटर। लंबाई का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक मीटर। जितनी भी लंबाइयाँ देखी जाएगी या जितनी भी दूरियां देखी जाएगी, सब किस में देखी जाती है? मीटर में देखी जाती है, सारी की सारी। ठीक है, अब देखो, मैंने क्या बोला जब ये सारा फिनोमिना तैयार किया, उससे पहले यही बोला कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁹ नैनोमीटर। nm का मतलब क्या है? नैनोमीटर। और ये जो 10⁻⁹ नैनोमीटर आया, वो हम किसके सापेक्ष देख रहे हैं? मीटर के सापेक्ष। आप यहां से चेक कर सकते हो, देखो ये रहा मीटर, ठीक है। अब यहां से 1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर आएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो। 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ पे, कितना हुआ? 6, 7 और 2 यहाँ पे 8, 9। तो 1 मीटर में, देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। वैसे ये सारे जीरो ऐड करते हुए चलो, 2 और 1 3, 3 और 3 6, और 6 और 3 9। तो 1 मीटर में कितने नैनोमीटर हो गए? 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर। अगर तो ये कितना हुआ? 1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर। और अगर मैं ये कहूं कि परमाणु की त्रिज्या मीटर में देखी जाए, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻⁹ मीटर। तो आपको यही याद रखना है, अगर परमाणु की त्रिज्या मीटर में पूछी जाए तो 10⁻⁹ मीटर, और परमाणु की त्रिज्या अगर नैनोमीटर में पूछी जाए तो 10⁻⁹ नैनोमीटर। बस ये प्लस माइनस का फर्क है। अगर परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में आए, एंगस्ट्रॉम में, तो मीटर के सापेक्ष अगर आप एंगस्ट्रॉम में पहुंचते हो तो 1 जीरो और ऐड हो जाएगा। तो 1 मीटर में 10⁻⁹
10 एंगस्ट्रॉम होते हैं, 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। ठीक है, तो ये थी परमाणु की त्रिज्या जो कितनी होती है 10 की घात -9 मीटर। अब देखो परमाणु एक बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अगर आप लाखों करोड़ों परमाणु एक जगह ऐड करोगे, लाखों करोड़ों परमाणु, तब जाकर मैं आपको एक एडवाइस दे दूं कि कागज जितनी पतली शीट तैयार होगी, जो हमारी पेपर की शीट आती है ना कागज वाली शीट, उतनी सी एक थिन लेयर, इतनी पतली परत तैयार होगी। लेकिन उस पतली परत में भी हमने कितने एटम ऐड कर दिए, कई करोड़ों एटम। तो ये परमाणु की त्रिज्या है। और परमाणु का मास कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है, वो आगे लेक्चर में बात करेंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक था परमाणु की त्रिज्या। अब इसके आगे जो टॉपिक आएगा वो आएगा अणु। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अणु, मोलिक्यूल। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या होगा, अणु। मॉलिक्यूल। देखो पिछले जो 3-4 वीडियो में उसमें हमने अणु के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा भी है और जाना भी है। वैसे 6th क्लास से टॉपिक तैयार हो जाता है आपका। 6th क्लास में आप परमाणु, अणु, यौगिकी पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, तो अणु के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते होगे आप। तो अणु की डेफिनेशन क्या है, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं, O2, N2, O3, Cl2, Br2, ये सब अणु है। ये सब क्या है, अणु। देखो इसमें ऑक्सीजन, ये जो एलिमेंट है, ये जो तत्व है वो क्या है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के कितने अणु काम में आ रहे हैं, सॉरी कितने परमाणु काम में आ रहे हैं, 2। तो ये अणु हो गया, क्योंकि 2 से ज्यादा परमाणु ऐड हो गए ना, तो ये ऑक्सीजन का अणु है। वैसे ये किसका अणु हो गया, N मीन्स नाइट्रोजन। तो अब 2 से ज्यादा, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु आ गए, 3। तो ये भी ऑक्सीजन का अणु है, ये क्लोरीन का अणु और ये ब्रोमीन का अणु। ऐसे अगर 2 से ज्यादा परमाणु ऐड हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। जैसे आपके सामने मैं एक क्वेश्चन डालकर आपसे पूछूं, जैसे एक तो है हीलियम, एक है S4, एक है S8P4 और एक है Cl। अब इनमें से क्वेश्चन पूछूं कि बताओ इनमें से अणु कौन सा और परमाणु कौन सा है। फिर आप देखोगे यहाँ पर हीलियम अकेला है, जबकि डेफिनेशन क्या आ रही है, 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। इसमें भी कितना आ रहा है, 1 क्लोरीन अकेला है। तो ये दोनों अणु नहीं है, इट्स ए नॉट मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एटम। इन्हें आप अणु नहीं बोल सकते, इन्हें हम क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे। हाँ, यहाँ पर सल्फर के कितने परमाणु आ रहे हैं, 8। यहाँ पर फास्फोरस के कितने परमाणु आ रहे हैं, 4। ये अणु है, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, अणु, क्योंकि इनमें 2 से ज़्यादा क्या आ चुके हैं, परमाणु आ चुके हैं। ठीक है, देखो इसी अणु से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और है, उसे बोलते हैं परमाणुकता। तो ये भी हम इसके साथ ही पढ़ लेते हैं, छोटे छोटे टॉपिक चलेंगे अब। परमाणुकता, एटोमिसिटी, एटोमिसिटी। ओके, देखो इसी से रिलेटेड टॉपिक है। डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल इजी डेफिनेशन है, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। वेरी इजी डेफिनेशन, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है,
परमाणुकता कहलाती है। वापस देखो, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, तो अणुओं के लाखों करोड़ों एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने। जैसे मान लो O2, Cl2, N2, ठीक है, तो ये सब क्या है, अणु है। तो अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, अणु किसका है, ऑक्सीजन, परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2। ऐसे ही क्लोरीन में परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2। ऐसे ही नाइट्रोजन में परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2। तो किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, परमाणुकता। देखो इसे हम एक टेबल से पढ़ते हैं तो आपको पता भी लग जाएगा कितनी कितनी परमाणुकता आ रही है। जैसे एक टेबल बनाए तो फर्स्ट कॉलम तो ऐसा नंबर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अणु, यहाँ पर परमाणुकता, और यहाँ पर आ जाएगा नाम। देखो जैसे सबसे पहले मैं अणु डालूं हीलियम, तो देखो हीलियम कभी भी बाइंड नहीं हो सकता, हीलियम कभी बॉन्ड नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते वो आप हायर क्लासेज में पढ़ोगे, ठीक है। तो हीलियम अकेला कैसे आता है, He1। तो ये परमाणु है, अणु नहीं है, इसमें कोई परमाणु की संख्या नहीं आ रही, तो इसकी परमाणुकता कितनी है, जब कुछ ही नहीं है तो 1 मानेंगे। तो इसका नाम दे दिया एक परमाणुक, एक परमाणुक। ऐसे ही आर्गन Ar, तो इसमें भी परमाणु की संख्या कितनी है, सिंगल है, 1। तो ये भी क्या हो गया, एक परमाणुक। अब ले लो नंबर 3 पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप जानते हो O2 होती है, ये ऑक्सीजन नहीं है, ये ऑक्सीजन का परमाणु है, O2 ऑक्सीजन होती है। ध्यान रखना, आप खाली O को ऑक्सीजन समझते हो, खाली ऑक्सीजन, O अगर सिंबल नजर आया आपके, वो तो ऑक्सीजन का परमाणु है, वो तो ऑक्सीजन का प्रतीक है। ऑक्सीजन होती है O2। तो O2, तो ऑक्सीजन के अणु में कितने परमाणु नजर आ रहे हैं, नीचे लग रहा है 2। कितने परमाणु है, 2। तो इसकी परमाणुकता कितनी आ गई, 2। और इसको हम बोलेंगे द्विपरमाणुक, द्विपरमाणुक। ओके, नंबर 4 सल्फर। सल्फर बहुपरमाणुक है, S8 तक आता है, इसमें परमाणुकता कितनी हो गई, 8 है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे बहुपरमाणुक। क्या बोलेंगे, बहुपरमाणुक। 5 फास्फोरस, P4। परमाणुकता कितनी है, हाउ मेनी एटोमिसिटी ऑफ फास्फोरस, दैट इज कॉल्ड 4। दैट इज कॉल्ड द नेम ऑफ द बेसिस ऑन द एटोमिसिटी। तो इसका नाम हो जाएगा बहुपरमाणु, पॉली एटोमिसिटी। ओके, ये देखो, ये कंटेंस्ड और एक कंप्लीट पॉइंट है एटोमिसिटी का। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, परमाणुकता। तो ये सारे मॉलिक्यूल है, एटम है ये, इनमें परमाणुओं की संख्या आपको दिख जाएगी, बिल्कुल इजीली, आसानी से बता सकते हो। जितनी संख्या जुड़ी हुई है वही क्या है, परमाणुकता है। उनको मैंने यहाँ पे नंबर लिख रखे। और जैसा 1 है तो एक परमाणु, 2 है तो द्विपरमाणु, और 2 से ज्यादा आ रहे हैं तो बहुपरमाणु, ठीक है। तो ऐसे कितने टॉपिक तैयार हो गए आपके, 2, एक अणु और एक परमाणुकता। अब हमें क्या पढ़ना है, अब पढ़ना है यौगिक। अब तैयार करना है यौगिक। देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है यौगिक, कंपाउंड। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी ऑफ कंपाउंड। देखो यौगिक के बारे में तो हमने बहुत सारी जानकारी ले ली। जब हमने एटम स्टार्ट किया था तो डोल्टन की जो थ्योरी पढ़ी थी, डोल्टन ने कंफर्म किया था यौगिक को। फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। 2 या 2 से अधिक तत्व, अब की बार मैं परमाणु नहीं बोल रहा, 2 से ज्यादा तत्व मिक्स होने चाहिए उसमें।
दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक बंधों के द्वारा जुड़कर जिसका निर्माण करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? यौगिक। वापस आओ, देखो बिल्कुल आप अगर ढंग से पढ़ोगे ना, ऐसे प्रॉपर वे से पढ़ोगे, ये दो चार इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे तत्व किसे कहते हैं? जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। परमाणु किसे कहते हैं? द्रव्य या पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण। अणु किसे कहते हैं? दो से ज्यादा परमाणु। यौगिक, अणु दो से ज्यादा परमाणु और यौगिक दो से ज्यादा तत्व, दो से ज्यादा तत्व। ठीक है, तो यौगिक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक क्रिया या रासायनिक बंधों के द्वारा एक निश्चित अनुपात में जुड़कर जिस रासायनिक राशि का निर्माण करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? यौगिक। आपको एक ही चीज माइंड में रखनी है, दो या दो से अधिक तत्व क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। अब देखो एक क्वेश्चन है मेरा, Cl N2 O2 और H2O, इनमें से परमाणु कौन सा है? तो आप परमाणु बोलोगे, परमाणु तो किसे कहते हैं? सबसे सूक्ष्मतम कण। तो जो सिंगल नजर आया आपको, यहाँ पर क्लोरीन परमाणु है, नाइट्रोजन, फिर आप दिमाग लगाओगे ना, नाइट्रोजन तो दो जुड़ रहा है, उसमें मतलब दो से दो परमाणु आ रहे हैं। ऑक्सीजन में भी दो आ रहे हैं, इसका मतलब दो परमाणु आ जाए वो तो क्या हो जाएगा? अणु। ये क्या है? परमाणु। और यहाँ पर देखो दो तत्व आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन आ रहा है और एक ऑक्सीजन। तो दो से दो तत्व आ गए ना, अगर दो से ज्यादा भी आए तो वो क्या कहलाता है फिर? यौगिक। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, सॉरी ये क्या हो गया? यौगिक। जैसे HCl, H2SO4, NH4Cl, इन सब में दो से ज्यादा तत्व आ रहे हैं, तो ये सब यौगिक है। ये सब क्या है? यौगिक है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। क्वेश्चन ये है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, परंतु यौगिक एवं अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है? परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते परंतु यौगिक और अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सबसे पहले बात करो परमाणु की। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, तो स्वतंत्र अवस्था में क्लियर कर दूं, स्वतंत्र अवस्था हम उसे मानेंगे जिस चीज को हम छू सके, महसूस कर सके, देख सके, एक्सप्रेस कर सके, वो चीज होती है स्वतंत्र, फ्री। जैसे हम फ्री है, हम किसी भी, जैसे बोर्ड है, ये मार्कर है, ये फ्री है बिल्कुल, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो जिसको हम देख सकते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है या कोई बाउंडेशन नहीं है। तो परमाणु को क्या हम देख सकते हैं? क्या परमाणु को हम छू सकते हैं? क्या परमाणु को महसूस कर सकते हैं? परमाणु तो बहुत सारे हैं, हमें नजर नहीं आ रहे हैं। तो जिसको हम नहीं देख सकते उसका क्या वजूद, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो पता नहीं कहाँ है, परमाणु पता नहीं कहाँ है। हाँ, अगर वो किसी के साथ आके जुड़ता है तब उसका अस्तित्व स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तब जाके हम कह सकते हैं कि उसकी स्टेबिलिटी उसने क्या कर ली, ग्रहण कर ली। लेकिन परमाणु तो नजर ही नहीं आता, तो स्वतंत्र है ही नहीं, उसको महसूस नहीं कर सकते। अगर परमाणु जुड़ता है, अगर परमाणु जुड़ेगा तो फिर वो अणु बन जाएगा ना, और जब अणु जुड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा? यौगिक बन जाएगा। तो इनको तो हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे H2O, ये यौगिक है, पानी को नहीं देख सकते, पानी को महसूस नहीं कर सकते, पानी को छू नहीं सकते। अणु जैसे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन गैस को महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं ना। ऑक्सीजन गैस को एक सिलेंडर में दो, सिलेंडर में वेट आ जाएगा, कहाँ से आया? वो वेट हमें महसूस हो रहा है। तो अणु और यौगिक को तो हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन परमाणुओं को नहीं देख सकते। तो इसका आंसर यही है कि परमाणु एक अदृश्य कण है, एक अविभाजित सूक्ष्म कण है, जिसको हम देख नहीं सकते,
जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसको ना छुआ जा सकता है ना महसूस किया जा सकता, इसीलिए परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। जबकि अणु और यौगिकों को देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनका एक अलग से स्थायित्व है, अलग से अस्तित्व है, इसीलिए अणु और यौगिक स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। तो ये 3-4 टॉपिक हमने क्लियर किए इस क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा चैप्टर और बच रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में पहले मैं आपको 2 बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और एक संयोजकता। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।